कर निशाना साधा। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, लेकिन अब बीजेपी सरकार इस कर्ज को उतारेगी। अपने संबोधन के दौरान दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस राज का यानी कांग्रेस के शासनकाल का कर्ज अब हम उतारेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का बजट पूरी तरह संतुलित और राज्य को विकास की राह पर ले जाने वाला है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था कि राज्य की आर्थिक स्थिति कर्ज लेकर घी पीने वाली आ रही है। जूली ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज लाद दिया गया है। टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू की घोषणा की गई थी, लेकिन इनकी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि किसने किया कर्ज, कैसे दूर होगा मर्ज। जल जीवन एग्रीगेशन इन्वेट्स के माध्यम से हमारे लिए प्रदेश पर कर्ज को लेकर सियासी बयानबाजी। वित्त मंत्री बोली, कांग्रेस ने कर्ज में डुबोया। दिया कुमारी का दावा, डबल इंजन की सरकार उतारेगी राजस्थान का कर्जा हम उतारेंगे। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर्जा उतारने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, हर राजस्थानी पर 1 लाख का कर्ज। इनको तो सारा ही पता होगा डिपार्टमेंट में। आप ये घोटाले की अगर जांच कराना चाहें, पूरे प्रदेश को भ्रमित करने वाला धरातल पे कुछ नहीं है और हर राजस्थानी को 1-1 लाख के कर्जे में डुबोने वाला बजट है। किसने किया कर्ज, कैसे दूर होगा मर्ज। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। आइए एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। आरसी चौधरी साहब नमस्कार, स्वागत आपका, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर एस सोमरा साहब अर्थशास्त्री हैं, सोमरा सर बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और आशुतोष रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। पहले हम जरा जल्दी से बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से जान लेते हैं कि आज की तारीख में पहले बता दीजिए लक्ष्मीकांत पारीक जी कितना कर्ज है, और आवाज आ रही है लक्ष्मीकांत जी ना? सर इको हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, आज की तारीख में कितना कर्ज है हर एक राजस्थान के व्यक्ति पर, टोटल इस कर्ज को दूर करने की क्या कोशिश, उस पर जवाब बाद में लेंगे। पहले आपके हिसाब से क्या कर्ज है, और जब आपको सत्ता की चाबी जनता ने दी 2023 में, उस वक्त कितना कर्ज था? जिस हिसाब से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक ढांचा और केंद्रीय राजस्थान सरकार का बजट का आर्थिक ढांचा निश्चित रूप से हमें टूटा और उखड़ा हुआ मिला। जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार की पॉलिसीज थी, कांग्रेस सरकार की पॉलिसीज का इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि सरकार ने पिछले 4 वर्षों कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सरकार सिर्फ होटल में बैठकर सरकार चलाकर प्रयत्न माननीय गहलोत जी करते रहे, वहीं अशोक माननीय पायलट साहब कुछ विधायक खींचने का प्रयत्न करते हैं। इसमें राजस्थान के वित्तीय कुप्रबंधन लगातार होता चला गया। उसका दुखद परिणाम रहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से कर्ज की सीमाएं अधिक से अधिक बढ़ती चली गई। और मैं इसको कहूं कि यदि राजस्थान में यदि हर चीज में कर्ज के अंदर राजस्थान डूबता चला गया, उसको उभारने का काम माननीय दिया कुमारी जी अपने बजट। मैं थोड़ा और इंतजार करूं, आप मेरे को बताएं कि 2023 दिसंबर में कितना कर्ज था और आज फरवरी 2025 में कितना कर्ज है। मैं थोड़ा और इंतजार करूं, आप पूरी बात अपनी कंप्लीट करें, उसके बाद आएंगे इस पर। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो पिछली कांग्रेस सरकार के समय जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने 59,000 रुपए से अधिक एक व्यक्ति पर कर्ज छोड़ने का काम किया था, जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण 59,000 तो 59,000 प्रति व्यक्ति 59,000 रुपए अधिक का कर्ज छोड़ने का काम राजस्थान सरकार पर प्रति व्यक्ति पर किया था। और जिस प्रकार का कुप्रबंधन था, उसका कुसंगत परिणाम था, राजस्थान का विकास रुका हुआ था। यदि आप बिजली के स्रोत की बात करो, राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान में नहीं बढ़ा। राजस्थान में सड़कों की दिशा में यदि आप बात करें तो सड़कों की 3 किलोमीटर प्रति की सड़कें नहीं बन पा रही थी राजस्थान में। और जल जीवन मिशन आज की तारीख में कितना कर्ज है कांग्रेस ने किया? आज की तारीख में लक्ष्मीकांत पारीक जी, एक व्यक्ति के ऊपर, आपके ऊपर, आरसी चौधरी साहब के ऊपर, हर एक राजस्थान के नागरिक के ऊपर कितना कर्ज है? 59,000 आपने बताया तब था।
देखिए, वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार इतना ही कर्ज आज राजस्थान में हर व्यक्ति के ऊपर है जो वर्तमान में था। इसको उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही ठीक, है। बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सर। बिल्कुल 59,000 था, आपने अभी करीब करीब 14 महीने में अभी उसको मेंटेन करके रखा, आपका ये कहना है। अपनी बात रखिए सर, मैं फिर उसके बाद अर्थशास्त्री साहब से, हमारे सोमरा जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। आरसी चौधरी जी, आप भी बोल लीजिए अपनी बात। जी, वर्तमान में कल चौधरी साहब बोलिएगा। कल जिस प्रकार से केंद्र देखिए, एक चौधरी साहब मैं खत्म कंप्लीट करूं, चलिए करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। जिस प्रकार केंद्र की सरकार के माध्यम से हमें लगातार जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है, जिस प्रकार 85,716 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर हमको राजस्थान सरकार केंद्र से प्राप्त हुए हैं, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि राजस्थान को आगे ले जाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ठीक है, बोलिए चौधरी साहब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और आपने जैसा उन्होंने बोला उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आपने जो निर्णय है वो अर्थशास्त्री पे छोड़ दिया। निश्चित रूप से आपने बेहतरीन रविंद्र जी निर्णय अर्थशास्त्री पे जो छोड़ा, निश्चित रूप से तार्किक और संगीत है। लेकिन मैं उस आंकड़े को बताना चाहूंगा जिसको ये छुपाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस 59,000 करोड़ रुपए के कर्ज की जो बात कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष बजट के हिसाब से कर ले, 21-22 प्रति व्यक्ति पे, 21-22 में 52,000 था, 22-23 में 42,000 था। और ये जो बजट का जो घाटा है हमने कम करने का प्रयास किया। अभी जो प्रति व्यक्ति पे 17,000 रुपए का कर्ज इन्होंने छोड़ के गए हैं, जब भी 1 साल पूर्ण हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमने कर्ज, मैं कह रहा हूं जब सरकारें बदलती रही राजस्थान के अंदर, 98 में कांग्रेस की सरकार आई, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, फिर बीजेपी की आई, लगातार बदलती गई। इन्होंने राज्य पे जो कर्ज है 2.5 गुना 3 गुना जो पहले गत सरकार ने छोड़ा उसको बढ़ाया। और अगर अभी की बात कर ली जाए, जब गहलोत साहब 18-19 में जब इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार आई थी, 3,11,373 करोड़ रुपए कर्ज था जो बीजेपी सरकार छोड़ के गई। कांग्रेस के टाइम पे 5,05,573 करोड़ रुपए कर्ज छोड़ के गए हम। अब इसके बाद में क्या होगा, जब तथ्य आएंगे, आंकड़े आएंगे, तब हम बात कर लेंगे। आज डबल इंजन की सरकार, देश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है। मोदी जी की और उसकी पीठ के पीछे जाके छुप जाते हैं। केंद्र की सरकार ने तो जो 2013-14 में 55 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्ज था, उसको 1 सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं, 161 लाख। अरे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, देश की डिबेट नहीं हो रही है अभी। उन्होंने कहा दशकों की नहीं, दोनों ही इनके। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि राजस्थान पे करें तो निश्चित रूप से राजस्थान से कर लेते हैं। ये जो कर्जे की बात कर रहे हैं कि हम कर्जा घटाएंगे, दिया जी सदन के अंदर गुमराह करते हैं, भाषण देते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। रोड मैप क्या है, कैसे घटाएंगे आप कर्जा, राजस्व कैसे बढ़ाएंगे सरकार का, जब राजस्व बढ़ेगा तो कर्जा घटेगा। अगर राजस्व बढ़ाने का जो आपने, खर्चे भी कम होने चाहिए ना, राजस्व बढ़ेगा ठीक बात है, लेकिन खर्चे भी तो कम होने चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब राजस्व बढ़ेगा, खर्चा एक्सपेंडिचर्स जो फालतू के हैं वो अगर कम होंगे, तो आपका, मैं जोड़ लेता हूं उस बात को, तो खर्चा किस पे करना है? खर्चा सरकार कम कर रही है शिक्षा पे, खेल पे, कला पे, साहित्य पे, ऊर्जा पे, समाज कल्याण पे, शहरी विकास पे, कृषि पे। ये इन पे खर्चा कम करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें होंगी तो क्या राज्य प्रगति कर पाएगा? जो सरकार ने अपना अनुमानित बजट लगाया था, उस बजट का खर्च इन मदों में नहीं कर पाई, इसलिए खर्चा तो कटौती कर रही है। जी चौधरी साहब, अब आपको भी सुना, शिक्षा में कटौती कर रही है, आपने ये कंसर्न रेज किया कि भाई रोड मैप क्या है, ये खर्च कैसे कम होगा, ये जो घाटा है या यूं कहें कि ये जो कर्जा है ये कैसे कम होगा। प्रोफेसर एस.एस. सोमरा सर, सीधा आपका रुख करते हुए समझना चाहेंगे, कर्ज लेने की जरूरत हम जानते हैं इसलिए पड़ती है कि भाई आपकी जो आमदनी है उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं, तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अब कर्ज जितना बढ़ चुका है, इस कर्ज को कम किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और पिछले कुछ सालों की अगर हम तुलना कर लें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने हिसाब से बातों को रख रही है, उनके वक्त में ज्यादा कर्जा होता था, हम उसको चुका देंगे। आप असली स्थिति जो है सोमरा सर दर्शकों के लिए बताइए। हाँ जी रविंद्र जी, दरअसल देखिए क्या है इशू, कर्ज जो है इस निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, और जो फाइनेंशियल एक्ट 2018 का जो प्रोविजन है ना, जिसमें जो स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो लिमिट जरूर हमने क्रॉस कर लिया, हमारा करीब 33% के आसपास बैठ रहा है। और हम जो टॉप 10 जो स्टेट है सबसे ज्यादा डेप्ट वाले, उसमें राजस्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले 10 राज्यों में राजस्थान भी है। हाँ, ये आरबीआई का रिपोर्ट है 2024 का। तो कौन से नंबर पे है इसमें?
हमारा 7वां नंबर आता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कर्ज इतना बड़ा कोई हमारे लिए मतलब वो बीमारी नहीं हो गया है कि राजस्थान बहुत बड़ा कोई कर्ज में डूब गया है, ऐसा हो गया है। मैं आज आपको बताऊं, यूएसए के ऊपर $6 ट्रिलियन का कर्ज है आज की तारीख में, और इसीलिए ट्रंप ने टर्म्स ऑफ ट्रेड अपने फेवर में लाने के लिए किया है। तो राजस्थान में इतने रिसोर्सेज है, सरकार चाहे तो कर्ज उतारना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन राजस्थान में आने वाले टाइम में डेवलपमेंट की इतनी पोटेंशियल, अभी तो और कर्ज भी लिया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सरप्राइज क्या है कि हमारे पास स्थायी रेवेन्यू के रिसोर्सेज सरकार ने जो डेवलप करने चाहिए थे वो नहीं कर पाई। छोटा सा उदाहरण, हमारा रिफाइनरी 2000 में शुरू हुआ था और 12-13 में आते आते इसका जो बजट प्रोविजन था वो लगभग 14,000 करोड़ का, हाँ, और आज वो 40,000 करोड़ प्लस हो गया। हाँ, आज वो इतना ज्यादा चला गया है, मतलब उससे 3 गुना उसका खर्चा बढ़ गया। हाँ। ऐसे ही हमारा ईस्टर्न जो कैनाल प्रोजेक्ट है जो 6,000 से चल के आज 40,000 करोड़ पे आ गया, तो इससे भी एक डेट बर्डन राजस्थान पे बढ़ी है। दूसरी, हमारा उधार जो जा कहाँ रहा है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, निश्चित रूप से अनप्रोडक्टिव है, स्टेट के लिए लॉस है वो। अगर हमारा उधार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है तो उससे निश्चित रूप से आने वाले मल्टीपल, नहीं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, मतलब भाई आप ये देखिए ना, 35 लाख करोड़ के एमओयू आपने कर लिए। अब उस एमओयू को धरातल पर लाने के लिए क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट में प्रावधान किया गया, उसका कुछ उल्लेख नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, अगर उस तरफ जा रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, बेसिक फैसिलिटीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब बढ़ रहे हैं, तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है राजस्थान का। मैं आपको बताऊं, प्रति व्यक्ति आय हमारी 2011-12 के बाद में करंट प्राइस पे 3 गुना हो गई है। तो कर्ज बर्डन भी जो हमारा लगभग 3 गुना ही बढ़ा है अगर 11-12 से हम तुलना करते हैं तो। हालांकि 17-18 के बाद में जो डबल हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये डेप्ट बर्डन के तो कई सारे एस्पेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं उसको। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहा है तो राजस्थान का अच्छा नहीं बन रहा है व्यवस्था, लेकिन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं तो आने वाले टाइम नहीं सर, खर्चा तो बड़ा हम सभी जानते हैं, सैलरी में होता है, पेंशन में होता है, इसके अलावा आप इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें चला जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कैसे इसमें कर सकते हैं, वो दिखाई कहां रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर राजस्थान में ऐसी अच्छी फैसिलिटी डेवलप होती है तो राजस्थान तो एक ऐसा राज्य है, आने वाले 15 साल तक यदि ढंग से काम हो जाए राजस्थान में, सरकार स्थायी दिमाग से काम कर ले, तो सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट वाला राज्य। आशुतोष सर का रुख करता है। आशुतोष जी, कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्ज नहीं, हाँ कर्ज नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर उस पैसे का सही इस्तेमाल ना कर रहे हैं तो फिर ये एक मकर जाल में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। राइट, बिल्कुल। देखिए, यही है मेरा कहने का कि कर्ज तो दुनिया की कौन सी ओके सोमरा सर, ओके जी। आशुतोष जी बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए वित्त मंत्री ने जो कल जूली जी के सवाल के जवाब देते समय भी जो फिगर रखी थी उसमें उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस सरकार के समय में जो पूंजीगत व्यय था वो 59% जो था वो तमाम जन लोक लुभावन नीतियों के नाम पर था, लेकिन हमने जो पूंजीगत व्यय है उसको बढ़ा करके ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पावर को लेकर के जिस तरह के एमओयूज की बात तो की, लेकिन साथ में उन्होंने किस तरह के नए, मैं तो एक बार आशुतोष थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए समझा देता हूं कि पूंजीगत व्यय मतलब जो लोक लुभावन योजनाओं के लिए, मतलब जो राहत शिविर थे, जो स्मार्टफोन थे, जो तमाम बिजली मुफ्त करने की जो बात थी, मतलब सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ज्यादा खर्च किए। मौजूदा सरकार का यह कहना है कि भाई हम इस खर्चे को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लगाएंगे, हम इस खर्चे का इस्तेमाल जो है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगाएंगे, यही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए कल वित्त मंत्री ने विधानसभा में कम से कम यही जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार के समय में जो खर्चा था, जो क्योंकि कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस खर्चे को जो गैर पूंजीगत व्यय था वहां ज्यादा खर्च किया जा रहा था, तमाम लोक लुभावनी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा था। उस खर्चे को हमने पावर जनरेशन पर लगाया है, उस पर खर्चे को हमने स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में लगाया है। हालांकि वो क्या वाकई जितना पैसे के दावा कल वित्त मंत्री ने विधानसभा में किया, क्या वाकई उतना खर्च हुआ है? क्या राज्य की आने वाले 5 सालों के बाद में परिस्थितियां बदलेंगी? तो 5 साल की जब सरकार पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आशुतोष जी, भाई सरकारें तो लोक लुभावन योजनाएं और फैसले लेने के बाद ही रिपीट होती हैं, बनती हैं, फ्रीबीज और रेवड़ियां देने के बाद ही बनती हैं। तो
बिल्कुल आप रविंद्र जी ये सही बात कह रहे हो, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि गहलोत राज में जितनी फ्रीबीज दी गई, मेरे ख्याल से जितनी लोक लुभावनी योजनाएं लागू की गई, उतना शायद हिंदुस्तान के किसी भी एक राज्य में एक सरकार के कार्यकाल में नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी यह सरकार रिपीट नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि लोग एक स्थायी विकास चाहते हैं, तो फ्रीबीज को बहुत ज्यादा उतना अब मेरे ख्याल से प्राथमिकता नहीं देते। और हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हमको ये दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि एक स्थायी विकास मिलना चाहिए, लेकिन क्या यह स्थायी विकास हमको 5 साल के बाद मिला, या शायद 2029 में हम ज्यादा अच्छे तरीके से। अब मैं विस्तार से एक बार जरा समझने की कोशिश पारिक साहब से करूंगा। पारिक जी, सवाल आरसी चौधरी जी का भी कि कैसे उतारेंगे कर्ज आप? इस कर्ज को कहां आप लगाने जा रहे हैं? आपने 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं वो धरातल पर कब आएंगे? कह तो दिया कि 1 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड आएगा। देखिए, पहली बात मैंने जो कहने जा रहा हूं, मेरी बात का जवाब शायद आपको मेरे पहले थे आशुतोष जी रावत और माननीय अर्थशास्त्री महोदय दोनों ने दे दिया है। सोमराज, राजस्थान सरकार बनने के बाद राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के योजनाएं बनाई है, मतलब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र विकसित और उन्नतिशील करने का काम किया। देखिए, जहां राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की समस्या, उस समस्या को दूर कर राजस्थान के कल कारखानों को और क्रांति देने का काम किया है। यदि राजस्थान के किसान को समय पर पाड़त के लिए बिजली मिल सके, बिजाई के लिए उसे समय पर बिजली मिल सके, यदि राजस्थान के किसान को ठंड के अंदर नहीं बल्कि दिन के अंदर वे अपना पाड़त कर सके, तो राजस्थान के किसान का उत्पादन बढ़ेगा, राजस्थान का उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय बढ़ेगी, राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ेगा। यदि कल कारखानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर राजस्थान की सरकार विभिन्न जिलों के अंदर, गांवों के अंदर यदि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से यदि रोजगार के माध्यम से सृजन करने का प्रयास कर रही है, तो राजस्थान का राजस्व बढ़ेगा। यदि राजस्थान के अंदर पेयजल की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर रही है राजस्थान सरकार, तो इसके माध्यम से राजस्व को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। तो ये बिजली पानी उद्योगों में, लघु उद्योग में कब आत्मनिर्भर हो जाएंगे? कितना वक्त लगेगा? एक मिनट आप सुन तो लें, पूरी बात सुनते। राइजिंग राजस्थान की आप एमओयू की बात करें, राइजिंग राजस्थान का पहला यशस्वी मुख्यमंत्री है जिसने अपने पहले साल में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान को उन्नतिशील प्रगतिशील बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब इसको आने तो दीजिए। आप 1 साल का समय देना नहीं चाहते, एक महीने के अंदर ही संपूर्ण राइजिंग राजस्थान के उस उत्पादन की बात कर देना चाहते हैं, उस रिजल्ट की, उसके परिणाम की बात कर देना चाहते हैं, जो शायद निश्चित नहीं है। मैं तो मानना है जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि 1 साल बाद इसके बारे में फिर से बात करेंगे, तो 1 साल तो हो जाने दीजिए। आप 1 महीने में ही सब कर चौधरी साहब, आपने 5 साल में 1 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए कुछ नहीं किया, आखिर क्यों? अब आप जो है बेचैन हो रहे हैं, समय नहीं दे रहे। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष महापुरुष हैं इनके, वो भी झूठ और जुमले करते हैं। तो इसलिए मैं इनकी बातों पे अगर आप चर्चा करेंगे तो राजस्थान का जो चौधरी अपनी वाणी को विराम देने से ढंग से बोलो, ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने आपकी वाणी पर आपके नेताओं में कटाक्ष नहीं किया। जिस प्रकार की बदतमीजी करने कांग्रेस सदन में भी करती है, यहां भी करती है, ये कांग्रेस का चाल चेहरा है। मैं देखिए, भाजपा मुद्दों से भागने के लिए मुद्दों से भागने का नहीं किया, मुद्दों भाग नहीं करते, नहीं सदन में करते, यहां पर करते। मैं जवाब देने दीजिए मुझे, बजट में चर्चा आराम से, शांत जी। फिर बीच में आप दूसरे में बातें क्यों करते हैं? जवाब देने दीजिए मुझे, बजट में बात कीजिए, सीधी बात कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, जवाब दे रहे हैं कि भाई 5 साल में आपने कितनी बिजली उत्पादन कर दी थी? सारी तो उधार की ले रहे थे, कर्जा बढ़ा दिया था। मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी के मेरे साथी बीजेपी के जो मेरे साथी बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऊर्जा के मामले ऐतिहासिक काम किया, तो क्या बिजली की दरें उपभोक्ताओं की कम की? क्या किसान की कम की? क्या उद्योग की कम की? क्या किसी पे आपको जवाब हो तो बता दीजिएगा मुझे। नहीं की। राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में नंबर 1 अगर बनाने का देश में कोई काम किया तो वो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने किया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर ऊर्जा के अंदर नंबर 1 पे था। कांग्रेस शासन में जितने जो एमओयूज सोलर ऊर्जा को लेकर किए गए, और इन्होंने कहा था कि अडानी को आपने जो जमीन दी थी वो किसके लिए थी? अक्षय ऊर्जा के लिए थी, ताकि प्रदेश के लोगों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकें। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने जो बजट रखा था ऊर्जा का 30,729 करोड़ का रखा, रिवाइज एस्टिमेट में उसे 33,051 का कर दिया। बिजली महंगी खरीदी थी क्या? ये पर्ची की सरकार खर्ची में कैसे तब्दील हो गई, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। जो मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम अलग अलग मदों में जो जिक्र किया, उसमें लगातार कटौती करते गए, और आज ये करें। इन्होंने कर्ज कितना लिया? राजस्थान की कांग्रेस की शासन में 2 साल तक लॉकडाउन रहा। गरीब को पैसा उसके खाते में पहुंचाने का काम, नगद स्थानांतरित करने का काम,
उसे वैक्सीनेट करने का काम, उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का काम, लगातार 2 साल की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से लड़खड़ाई, उसके बाद में भी देश में जीडीपी में राजस्थान को नंबर 2 पे लेके गए। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में नंबर 1 पे था आंध्र प्रदेश। इसलिए जो वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोलते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हमारी थी 22 और 23 में, हमने बजट एस्टीमेट जो किया उसमें कहा कि राजस्थान की स्टेट की जो जीडीपी है 13,34,000 करोड़ होगी, जिसे हम बेहतर आर्थिक प्रबंधन से 14,13,000 करोड़ रुपए पे पहुंचाई। बीजेपी के आंकड़े देख लीजिए, जो इन्होंने गत बजट पेश किया उसमें राजस्व प्राप्तियां कम हुई, राजस्व घाटा बढ़ा। और जो हमारे यहां अर्थशास्त्री सोमरा साहब बैठे हैं, उन्हें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, एफआरएमबी जिसकी लिमिट 38.2% है, ये अभी 37.65 पे पहुंच गए, उसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। बेहतर मैनेजमेंट, बजट का मैनेजमेंट कैसे होगा, आप अर्थशास्त्री की भाषा में समझा दीजिएगा। लगातार ये जो जुमले कर रहे हैं, इन जुमलों से लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार, एक सेकंड, लगातार देश के व्यक्ति को कर्ज में डुबाते गए। और मैं एक बात के साथ में मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं, एक बात बोल देता हूं, राजस्थान की सरकार ने केंद्र से सीखा है, एसेट्स मोनेटाइजेशन करेंगे। राजस्थान की जो 70 साल में संपत्तियां बनाई गई उसे बेच के हम पैसे बजट में बोला है, बजट भाषण नहीं, आपको बजट भाषण में बोला है, बजट भाषण में बोला है। रविंद्र जी मुझे देखिए, मैं मेरी बात को रखने दीजिए। अरे आपने अपनी बात पूरी रखी ना, आपने कहा कि आपने ये बोला कि एसेट मोनेटाइजेशन यानी कि सरकारी संपत्तियों को बेचेंगे। अब इस पर जवाब लेते हैं। जी बताइए, लक्ष्मीकांत जी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बजट भाषण में बोली बात। देखिए, जिस प्रकार आरोप कांग्रेस के मेरे साथी लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने भी कल वहां पर लगा दिया सदन में, तथ्यहीन आधारित ये सड़कें किसने बेची, पोर्ट किसने बेचे, एयरपोर्ट किसने बेचे, मैं दबाव देता हूं, अभी एक लड़का दबाव दे दीजिए। अरे पूरे देश को बेच डाला, बिजली की एक मिनट सुन ले, चौधरी सुन ले, झूठ बोल, क्या बोले, अगर बजट के भाषण को निकाल लीजिए, दर्शकों को दिखाइए ताकि पता चले। पूछा आपने एक बात पूछी कि राजस्थान के लिए 5 वर्ष में एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया, तो बता दीजिए, जवाब नहीं दे पाए। देश में नंबर 1 बनाया, देश में नंबर 1 बनाया। अरे बाहर प्रदेशों से खरीद के नंबर 1 बनाया, कोयला बाहर से लेकर नंबर 1 बनाया। छत्तीसगढ़ में किस रेट पे कोयला खरीदा था वो नहीं देखा क्या? कोयले तुमने पाबंदी किया, केंद्र की सरकार ने पाबंदी किया कि अडानी से दलाली खाई। नहीं सर, ऐसे मत, कोयले की दलाली आपने खाई। गलत बात। सोमरा साहब देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। कहीं ना कहीं सरकार लॉन्ग टर्म पे अगर कह रही है, दावा करे कि हम दिखा रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको असर दिखना चाहिए इकोनॉमी पर राजस्थान की। हाँ राइट, शॉर्ट टर्म पे देखो असर दिखना चाहिए। और इसी एवज में मैं आपको बताऊं, अभी जो इनका 35,000 करोड़ का जो एमओयू आया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान के लिए। हाँ। अगर इसको ये ढंग से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, धरातल पे ले आते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो डेवलपमेंट को गति मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सरकार ने अभी जो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है उसको भी मतलब 4.5% के आसपास रखने की बात की है। तो वो उसमें बजट का जो एक प्रोविजन होता है कि थोड़ा सा टाइटनेस जो पैरामीटर है उसके हिसाब से चलने की बात भी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर चूंकि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट की है अभी इस बजट में, तो देखो आने वाले टाइम इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, ये तो सभी सरकारों का राय। साफ तौर पर आशुतोष जी, डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, लेकिन आपको ये रिवाज भी तोड़ने की चुनौती है कि सरकार हर 5 साल में राजस्थान में बदल जाती है और धरातल पर आपको काम करते हुए दिखाई दे, वो भी आपको लोगों के सामने लेकर आना है। बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में समस्या सबसे बड़ी यही है कि भजनलाल सरकार के जो आगे 4 साल बचे हुए हैं, उन 4 साल में ऐसा काम करके दिखाए कि राजस्थान का इतिहास बदले। जो पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, मुझे लगता है कि शायद भजनलाल सरकार उस तरह का एक रोड मैप बना करके काम करेगी और एक बार शायद जिस तरह के सपने राजस्थान की जनता को दिखाए जा रहे हैं वो पूरे भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर अगर कोई कर्ज लिया जाता है और कर्ज लेने के बाद अगर संपन्नता आती है और उस कर्ज को चुकाने की कुव्वत उस संपन्नता के साथ आती है, तो कर्ज लेना भी बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लगातार बढ़ने वाला कर्ज और उस कर्जे से बेफजूल के खर्चे
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए और उम्मीद है यही है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों के जीवन शैली में इजाफा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।